दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों ये पेपर डीएमआरसी मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का है। 18 फरवरी 2020 का पेपर है जो अभी रिसेंटली हुआ है। दोस्तों 2020 में डीएमआरसी मेंटेनर के 4 पेपर हुए हैं। 17 फरवरी का पेपर हम पहले से सोल्व करके अपलोड कर चुके हैं और आज का ये पेपर 18 फरवरी का है। 19 और 20 फरवरी को जो 2 पेपर हुए वो भी अपलोड करेंगे, तो उन पेपर्स का भी अपडेट आपको तुरंत मिल सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों डीएमआरसी के बहुत से पेपर पहले से भी अपलोड है। 2017 और 18 के जितने भी एग्ज़ाम हुए थे वो भी पेपर है। प्ले लिस्ट में जाकर आप उन सभी पेपर्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसमें टेक्निकल के 75 क्वेश्चन आते हैं और ये मास्टर क्वेश्चन पेपर है। इसमें आंसर साथ में दे रखा है, तो हम प्रत्येक क्वेश्चन पर डिटेल से बात करेंगे कि इसका उत्तर आया कैसे। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी है जिनको आप लोगों को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक और कंप्लीट वीडियो देख ले जब आप, तो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, इस पेपर में कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में है और कुछ हिंदी में है। ये इसी तरह का डाउनलोड हुआ था और इसी तरह का हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 1। द वोल्टेज ड्रॉप इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालॉग टू विच पैरामीटर इन ए मैग्नेटिक सर्किट। यानी वैद्युतिक सर्किट का वोल्टेज चुंबकीय परिपथ के किस घटक के एक समान है। अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप एक एक करके आ जाइए कि ऑप्शन पर रिलक्टेंस, वैद्युतिक परिपथ में इसके जैसा रेजिस्टेंस, फ्लक्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसका जैसा करंट, परमिएंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसके जैसा कंडक्टेंस। तो फिर वोल्टेज के जैसा कौन बचा? एमएमएफ। हालांकि हम लोग इसको ईएमएफ के इक्वल एमएमएफ लेते हैं, यानी जैसे विद्युत वाहक बल होता है ऐसा यहाँ चुंबक वाहक बल है। तो वहाँ पर ईएमएफ जब ड्रॉप में होता है तो वोल्टेज ड्रॉप कहते हैं, यहाँ इसको चुंबक वाहक बल ड्रॉप के नाम से जानेंगे। क्वेश्चन का आंसर बी रहेगा। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि एक एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक अगर प्रदान करेंगे तो क्या होगा। दोस्तों एम्पलीफायर में नेगेटिव फीडबैक देने से 4 चीज़ें निकलकर सामने आएगी। क्या क्या, दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले जो आता है वो है कि डिस्टोर्शन में कमी, यानी विरूपण जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कम हो जाता है। डिस्टोर्शन जैसे ही कम होता है तो ये किसी भी सिस्टम को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, यानी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। डिस्टोर्शन डिक्रीज, स्टेबिलिटी इंक्रीज। तीसरा आता है कि गेन जो होती है, आउटपुट गेन, वो कम हो जाती है, आउटपुट घट जाता है। इससे एम्पलीफायर में अगर हम नेगेटिव फीडबैक देंगे तो आउटपुट कम हो जाएगा और जो वोल्टेज गेन है उसमें कमी हो जाएगी। क्वेश्चन का आंसर सी है, गेन में कमी। शॉर्ट में आउटपुट में कमी अगर हो तो वो भी चलेगा। अगला अपना क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि 230 वोल्ट डीसी सीरीज मोटर में 40 एम्पियर की धारा है। आर्मेचर और सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्रमशः 0.2 ओम और 0.1 ओम है। ब्रूस वोल्टेज की गणना कीजिए। दोस्तों सवाल ये पूछा जा रहा है अपन से कि ब्रूस के टर्मिनल्स पर वोल्टेज कितनी है। आइए हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं सीरीज मोटर का। देखिए स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होता है सीरीज मोटर का डायग्राम। यहाँ पर हमने कितने दिए? 230 वोल्ट। सीरीज फील्ड क्या कह रहा है? सीरीज फील्ड कह रहा है 0.1 ओम का। आर्मेचर का कितना? 0.2 ओम का। एक बात ध्यान से देखिएगा, ब्रूस देखिए यहाँ है, ये रहा, यानी आर्मेचर के अंदर वोल्टेज अभी पहुंची नहीं है, उससे पहले की बात कर रहा है। तो आर्मेचर रेजिस्टेंस को तो छोड़ दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। करंट कितना फ्लो हो रहा है यहाँ से? 40 एम्पियर। देखिए सीरीज मोटर में लोड करंट, सीरीज फील्ड करंट, आर्मेचर करंट तीनों बराबर होती है। भाई जब ये 40 एम्पियर की करंट इस सीरीज फील्ड में से जाएगी जिसका प्रतिरोध 0.1 ओम है, तो ये 4 वोल्ट ड्रॉप कराएगा कि नहीं? कैसे? I इंटू आर,
यानी हमें सीरीज फील्ड की ड्रॉप निकाल देनी है। 40 एम्पियर इंटू सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस 0.1 ओम। सीरीज फील्ड कितनी ड्रॉप करावा गया? 4 वोल्ट। शेष बची हुई वोल्टेज कहाँ मिलेगी? आर्मेचर के सिरों पर, यानी ब्रूसों के सिरों पर। 230 में से 4 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो गई तो यहाँ 226 वोल्ट मिली कि नहीं? तो ब्रूसों के सिरों पर कितनी हो गई? 226। हालांकि अगर हमसे ये पूछा जाए ना कि आर्मेचर चालकों को कितनी मिली, तो फिर इस 226 में से आर्मेचर वाली ड्रॉप और घटाते जो 8 वोल्ट है। अगर मान लीजिए आर्मेचर के चालकों को प्राप्त वोल्टेज होता तब आर्मेचर की ड्रॉप भी हमें कैलकुलेट करनी पड़ती, जो कि 8 वोल्ट है और ये लगभग 218 वोल्ट मिलती। तो अभी अपना आंसर क्या रहेगा? ए 226 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी सीरीज मोटर की रिक्वायरमेंट हमें कब होती है? देखिए, हाई स्पीड पर जब हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट हो ना, गति के साथ टॉर्क अच्छा मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि डीसी मोटर की एक घटक है फ्लक्स, जो टॉर्क के समानुपाती है और गति के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी हाई टॉर्क अगर हम बढ़ाएंगे, फ्लक्स बढ़ेगा तो गति अपने आप घट जाएगी। इसलिए ऐसा साधारण मोटरों में संभव नहीं है, सीरीज मोटर में ऐसा संभव हो जाता है। यानी गति और टॉर्क दोनों इंक्रीज हो जाए, एक साथ हम ऐसा करवा सकें, तो ए ऑप्शन है इसके लिए। अगला क्वेश्चन, सामान्यतः विद्युत उत्पादन वोल्टेज, तो बहुत बार हम लोग कर चुके हैं। 11,000 वोल्टेज सामान्यतः भारत में उत्पादन होता है किसी भी जनरेटिंग स्टेशन से। हालांकि ये तापीय विद्युत में सबसे ज़्यादा होता है। दोस्तों, ये है वो न्यूमेरिकल छठा क्वेश्चन जिसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रही है। व्हाट्सएप पे भी ये लोग क्वेश्चन बार बार मुझे भेजा गया। हालांकि मैं बहुत बार आप लोगों को समझा चुका हूँ, फिर भी बात कम समझ में आई थी शायद, दोबारा सुन लीजिएगा। बड़ी सिंपल बात बताता हूँ, ध्यान से सुनिए दोस्तों। स्टार की अपेक्षा डेल्टा में शक्ति खपत 3 गुना अधिक होता है, राइट? यानी स्टार वाले को 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो डेल्टा के बराबर है। मतलब क्या है और बताता हूँ, सुनिए। यदि स्टार में P वाट है तो डेल्टा में 3P वाट पावर कंजप्शन होगा। स्टार में 10 वाट है तो डेल्टा में कितना होगा? 30 वाट। यानी स्टार की अपेक्षा डेल्टा में शक्ति खपत 3 गुना होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लाइन करंट 3 गुना होना। स्टार हो या डेल्टा, कुल शक्ति की गणना √3 VLIL cos फाई इस फॉर्मूले से होती है। √3 लाइन वोल्टेज और कोस थीटा का मान समान है, लेकिन लाइन करंट स्टार की अपेक्षा डेल्टा में करंट 3 गुना अधिक होता है। अब सवाल ये है कि स्टार में टोटल शक्ति कितनी? 4000 वाट। तो डेल्टा में टोटल कितनी हो गई? 12000 वाट। लेकिन दोस्तों, सवाल देखिए क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा में प्रति फेज व्यय होने वाली शक्ति बताइए। यानी स्टार की तो टोटल दे दी और डेल्टा में एक ही फेज की पूछी है। तो डेल्टा में टोटल कितनी हो रही है? 12000 वाट। फेज कितने हैं? 3। तो प्रति फेज कितनी आई? 4000 वाट। अब लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि स्टार से डेल्टा में शक्ति में कहीं चेंज किया ही नहीं। अरे भाई, वहाँ कुल शक्ति दी थी, यहाँ प्रति फेज शक्ति पूछ रहा है वो। अगर टोटल शक्ति पूछा होता तो इसका उत्तर सी करते हम लोग, 12000 वाट। लेकिन यहाँ देखो प्रति फेज पूछ रहा है वो, राइट? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिंपल क्वेश्चन है, सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर है 3 फेज का, कितने होंगे? सेमी कंट्रोल्ड में 3, फुली कंट्रोल में 6। सेमी कंट्रोल हाफ वेव वाला होता, सिंगल फेज वाला होता सेमी कंट्रोल तो 1, और सिंगल फेज में अगर फुल कंट्रोल वाला होता तो 2 डायोड। दोबारा सुन लीजिए, 3 फेज सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर है 3 डायोड। 3 फेज फुल कंट्रोल होता तो 6 डायोड। सिंगल फेज सेमी कंट्रोल होता तो 1 डायोड। सिंगल फेज फुल कंट्रोल होता तो 2 डायोड। सही फेज क्रम RYB है, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। रेड येलो ब्लू होता है इंडिया में। सीरीज में प्रतिरोध लगे हुए उनके बारे में सही संबंध कौन सा है? सीरीज में प्रत्येक में धारा का मान समान रहता है। अगर समांतर क्रम होता तो प्रत्येक पर वोल्टेज का मान समान होता। VAR प्रतिघाती शक्ति की इकाई है। वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बोलते हैं हम लोग, और रिएक्टिव पावर की इकाई है। VI साइन फाई से ये ज्ञात होती है। आभासी शक्ति जो है इसकी इकाई वोल्ट एम्पियर होती है।
और एक्टिव पावर जो है इसकी इकाई वाट होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मल्टीमीटर किसको नहीं नापेगा, तो भाई टेम्परेचर नहीं होता, करंट, वोल्टेज और प्रतिरोध, इनसे तो होगा ही ना भाई। इससे इजी पेपर में तो क्वेश्चन क्या आएंगे, देखो लेड एसिड बैटरी का उपयोग कहाँ करते हैं, तो ऑटोमोबाइल्स में लेड एसिड बैटरी है। इसके अलावा देखिएगा ऑप्शन नहीं था, नहीं तो हो सकता है पावर स्टेशन में स्टोरेज बैटरी, पावर स्टेशन में बैकअप के तौर पर डीसी जो होती है वो भी लेड एसिड बैटरी से ही लेते हैं। और केबिल का भाग कौन सा नहीं है, तो भार जो है लोड वो केबिल का नहीं है, जबकि चालक, अचालक और आवरण ये तीनों केबिल पर होते हैं। चालक के ठीक ऊपर ही तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन होता है, उसके बाद में ये नमी सोखने के लिए शीशे का आवरण होता है ऊपर। भार लोड केबिल का भाग नहीं है। सर्विंग, बेडिंग, आर्मरिंग 6 भाग होते हैं टोटल। सिंक्रोनस रिएक्टेंस ऑफ अल्टरनेटर इज डिफाइंड, तुल्यकाली प्रतिघात की परिभाषा कैसे देते हैं, भाई सिंपल सी बात है, देखिएगा प्रतिघात x है कि नहीं, और x या r बात तो एक ही होगी ना, ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला v/i होगा कि नहीं। अब सबसे अच्छी चीज़ तो ये थी इस पेपर में, हालांकि बहुत कम लड़के इस चीज़ को समझ पाते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को कर नहीं पाते हैं। अब आप इस ऑप्शन में ध्यान से देखिए, v/i का ऑप्शन ही एक ही है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। वोल्टेज बटे करंट, देखिए यहाँ प्लस करवा रहा है और यहाँ मल्टीप्लाई करा रहा है, यहाँ भाग तो दे रहा है, लेकिन I/R कर दिया तो उल्टा तो हो नहीं सकता, I/V कर दिया था, जबकि हमें चाहिए v/i। भाई R या प्रतिघात बात तो एक ही है, v/i। फर्क इतना सा था कि सिंक्रोनस की गणना करते समय हम वोल्टेज लेते हैं ओपन सर्किट का, करंट लेते हैं शॉर्ट सर्किट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमेबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी वेरी, चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता कब बदलती है, ताप के साथ बदलती है। जो फेरोमैग्नेट होते हैं ताप बढ़ने पर वो घटकर पैरामैग्नेट ही रह जाते हैं। जिस टेम्परेचर पर ऐसा होता है उसको क्यूरी तापमान भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो है उसकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग का सिस्टम कैसा होता है। 2 वाइंडिंग होती है, एक को हम स्टार्टिंग वाइंडिंग, दूसरी को हम रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं, या ऑक्सिलरी और मेन वाइंडिंग भी बोल सकते हैं। ऑक्सिलरी जो है ये पतले तार और अधिक टर्न की होती है। अब पतला तार है तो प्रतिरोध हाई होगा कि नहीं, यानी हाई रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस की होती है। अगर बात करें मेन वाइंडिंग का यानी रनिंग वाइंडिंग के बारे में, तो वो लो रेजिस्टेंस हाई इंडक्टेंस की होती है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ 5S। 5S के बारे में दोस्तों मैं पिछले पेपर में भी बात कर चुका हूँ, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, 5 ऐसे सिस्टम है जो किसी चीज़ को हमें सेट करने के लिए बोलते हैं, और उनके 5 में जो सिस्टम में आता है, सबसे पहला तो आता है शॉर्ट, उसके बाद में आता है सेट इन ऑर्डर, यानी किसी चीज़ को ऑर्डर में सेट करना, उसके बाद आता है साइन, उसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज, और उसके बाद आता है सस्टेन। तो ये स्वेप नाम की कोई 5S में नहीं है, याद रखिएगा। पिछले में भी मैं बता चुका था पांचों कौन सी होती है। बीजीटी में टर्मिनल कितने होते हैं, 3 टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से, एमीटर, बेस और कलेक्टर। पूरा नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, 2 जंक्शन होते हैं इसमें। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में फेज सप्लिटर कहाँ लगा होगा, फेज बांटने के लिए कैपेसिटर लगता है, भी फेज सप्लिटर कैपेसिटर हुआ ना, और वो स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेल्थ ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन बी चेक्ड विद द हेल्प ऑफ, किसी अर्धचालक कैसा है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। उसको ओम रेंज में सेलेक्ट करेंगे, और सपोज दैट डायोड है, तो एक और कम प्रतिरोध, एक और निम्न प्रतिरोध, एक और उच्च प्रतिरोध अगर हमें दर्शाएगा तो डायोड सही माना जाएगा। बीजेटी को जब एम्पलीफायर के रूप में हमें काम में लेते हैं ना, तो एक्टिव मोड में काम करना चाहिए, सक्रिय क्षेत्र में। इसमें क्या होता है, सक्रिय क्षेत्र में इसका पहला जंक्शन एमीटर बेस फॉरवर्ड में और दूसरा जंक्शन बेस कलेक्टर रिवर्स में होना चाहिए, तो वो एक्टिव है और वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंक्शन में आने वाली धाराएं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, तो किरचॉफ का धारा नियम है, इजी क्वेश्चन है। और वोल्टेज नियम क्या कहता है
कि परिपथ घटकों का वोल्टेज ड्रॉप का बीजगणितीय योग आरोपित वोल्टेज के ईएमएफ के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर से हम स्टार्ट करते हैं तो लाभ क्या मिलता है। भाई स्टार्टिंग धारा कंट्रोल हो जाती है, करंट कंट्रोल करने के लिए तो हम लगाते हैं, 5 से 7 गुना अधिक धारा लेती है, वो नहीं लेगी अब। अगला क्वेश्चन है कि JFET के अभिलक्षण में पिंच ऑफ सैचुरेशन में JFET कैसे काम कर। पूरा नाम होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक प्रकार का यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है और हम जब इसको कनेक्ट करते हैं तो गेट और सोर्स के बीच में, इसमें 3 टर्मिनल गेट, सोर्स और ड्रेन होते हैं। जब गेट सोर्स के बीच में रिवर्स बायस में वोल्टेज देते हैं तो इसका जो बैरियर है वो बढ़ता जाता है और ये एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पिंच ऑफ पोजीशन हो जाती है। पिंच ऑफ पोजीशन में दोनों जंक्शन बैरियर इतने बड़े होते हैं कि वो मिल जाते हैं और धारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं, यानी स्थिर धारा स्रोत की भांति वो कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति बेहोश हो गया, सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले यही जांच करेंगे श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा। डी ऑप्शन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। और प्लेट अर्थिंग में प्लेट किसकी होगी, तो कॉपर की प्लेट बनती है अर्थिंग के लिए। अब्रक किस प्रकार की सामग्री है, अचालकों की श्रेणी में आता है। हाँ, ये न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 ओम का प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध है और PMMC यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का एम्पियर मीटर था, जिसकी FSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन 5 एम्पियर है। 0.5 ओम का यदि हमने उसके साथ शंट लगाया, अब करंट कितनी हो गई। दोस्तों इसके लिए 2 तरीके होते हैं। शंट प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है RSH बराबर RM/n-1। शंट का प्रतिरोध कितना, मीटर का पहले प्रतिरोध कितना, n घटक होता है एक। n जो होता है इसकी गणना की जाती है I/IM से। किससे की जाती है, I/IM। I होती है वह धारा जिसको मीटर अब नाप सकता है, नई रेंज। IM होती है वह धारा जिसको मीटर पहले नाप रहा था, 5 एम्पियर जैसे। यानी हमें n और 5 एम्पियर धारा ये दोनों है, n चाहिए, अब I कैलकुलेट हो जाएगा। क्या करेंगे, शंट प्रतिरोध कितना है 0.5, मीटर का प्रतिरोध कितना है 2/n-1। देखिए कैलकुलेशन करके आप लोग इसको मिलान करना, यहाँ आपके पास n का मान आएगा 5, राइट। कैलकुलेशन जब आप लोग करेंगे इसकी, मैंने फॉर्मूला बता दिया, n का मान आएगा 5। अब n का मान यहाँ रख दीजिए I/IM में। I निकालना है, n × IM हो जाएगा। n 5 है, वह धारा जिसको मीटर पहले नाप रहा था वो भी 5 है। नई करंट कितनी हो गई, 25 एम्पियर। अगला अपना क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग के लिए सुरक्षात्मक मापदंड कौन सा है। तो घरों में तो MCB लगती है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन अच्छा है, ये भी न्यूमेरिकल है, मैग्नेट वाले सर्किट से है। कहते हैं कि 1 mm लंबे एयर गैप युक्त कोई एक वर्ताकार अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाला स्टील का रिंग है जिसमें 600 टन है। 2.5 एम्पीयर की धारा हमने दी। उसने चुंबक वाहक बल बनाया जो 40% लोहे पथ में से जा रहा है, यह मानते हुए कि इसमें कोई लीकेज हो नहीं रहा। तो एयर गैप में और लोहे पथ में जो रिलक्टेंस है उसका अनुपात कितना होगा। देखिए बड़ा सिंपल है, लोहे पथ में फ्लक्स कितना प्रवाहित हो रहा है, 40%, राइट। तो एयर गैप में कितना प्रवाहित हो रहा है, 60%। दोनों का रेशो निकाल दो, उत्तर आ जाएगा 3:2। यानी दोनों के रेशो कितना है, 3:2 का है। अगर वैसे नहीं देखते तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। 600 टन है, MMF के लिए होता है N × I। 2.5 एम्पियर का करंट चल रहा है, उत्तर आया 1500। 1500 एम्पियर टन का MMF है, इसका 40%, 40% कितना हुआ 600। यानी 600 जो है वो तो जा रहा है आयरन में से, तो पीछे कितना रह गया 900, वो जा रहा है एयर गैप में से। अब फिर निकाल दो रेशो, उत्तर कितना आया 3/2। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बैटरी सेलों के निर्माण से ही बनती है, सेलों को श्रेणी समांतर में जोड़ के बैटरी बना देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडक्शन मोटर में रोटर को स्क्यूड का मतलब है रोटर खांचे तिरछे होते हैं, स्टेटर स्लोट के बिल्कुल पैरेलल ना होकर थोड़े से तिरछे होते हैं, और ये क्राउलिंग या कॉगिंग को रोकने के लिए होते हैं। हालांकि इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो कॉगिंग होना चाहिए था। कॉगिंग होता है रोटर और स्टेटर में चुंबकीय लॉकिंग को रोकना।
क्राउलिंग तो होता है मोटर का 7वें भाग पर चलना। अब ऑप्शन नहीं है इसलिए हम इसमें क्राउलिंग की ओर जाएंगे। एग्जैक्ट ऑप्शन है तो इसका कोगिंग, चुंबकीय लॉकिंग होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई एसी डीसी कन्वर्टर है, उसका कौन सा पैरामीटर हमें ये बताएगा कि आउटपुट डीसी की क्वालिटी कैसी है। रेक्टिफिकेशन की एफिशिएंसी, जितनी अच्छी दक्षता होगी आउटपुट उतनी शुद्ध मिलेगी। 3 फेज इंडक्शन मोटर में फ्लक्स घूमने वाला क्यों उत्पन्न होता है? 120 डिग्री का फेज अंतर होता है, इसीलिए तो उत्पन्न होता है। एक संकेत दिया गया, पहचान करनी है। देखिए पहचान करोगे ऑप्शन में ही, देखिए क्या करे, आगे सांप है छुए नहीं, ऐसे ऑप्शन कोई कर थोड़ी सकता है। बिजली के तार को तोड़े ना, ऐसे ऑप्शन कौन करेगा। बी ऑप्शन कह रहा है विद्युत खतरे वाली चीज़ें हैं उनको ना छुएं। भाई स्पष्ट दिख रहा है, सबको समझ भी आ रहा है, इजी क्वेश्चन था। आवेश की इकाई पूछा है, कूलाम होता है, क्यू बराबर IT भी होता है, और इजी क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका था। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर का टाइम कांस्टेंट। रेजिस्टेंस 100 ओम, कैपेसिटर 20 मिलीफेरेड। देखिए छोटा एम है, हम लोग इसको मिली ही समझेंगे, माइक्रो अलग होता है। सीरीज में दोनों है तो इस परिपथ का टाइम कांस्टेंट कितना होगा। देखो कैपेसिटर में टाइम कांस्टेंट टाइम बराबर होता है R इंटू सी। आर कितना है 100, सी कितना है 20, 2000 मिली सेकेंड हो गया। कितना 2000 मिली सेकेंड। इस क्वेश्चन का आंसर सी होना चाहिए था, हम लोग इस डी ऑप्शन की ओर नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर में एक्साइटर क्या करता है? रोटर को डीसी देता है, यानी फील्ड वाइंडिंग को डीसी देता है, जिससे वो एक्साइट होकर चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यूनिवर्सल मोटर का टॉर्क, यूनिवर्सल मोटर में टॉर्क डीसी सीरीज मोटर की भांति होता है, आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एसी मापन के लिए वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर का रेजिस्टेंस प्रत्येक फ्रीक्वेंसी पर नियत रहना चाहिए। भाई प्रतिरोध वोल्टमीटर का उच्च से उच्च होता है कि नहीं, और हम भी यही चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ ना बदले तो ही तो वोल्टमीटर की सुग्राह्यता उच्चतम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपनसेशन थ्योरम इज वाइडली एसोसिएट विद। दोस्तों कंपनसेशन को हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति, मुआवजा या भरपाई। तो क्या है कि ये थ्योरी ओम के नियम पर ही डिपेंडेड है, यानी बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल। ओम ने क्या कहता है, हम सब जानते हैं कि ओम के नियमानुसार कि जब किसी भी प्रतिरोध में से धारा प्रवाहित होती है तो उस प्रतिरोधक पर एक वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये वोल्टेज ड्रॉप हमेशा उस सोर्स वोल्टेज का विरोध करता है, इसलिए वो खुद एज ए सोर्स काम कर रहा है। यानी इस सिद्धांत या इस थ्योरम में ये कहा गया कि हम इसको एक वोल्टेज सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो। यानी टॉलरेंस इफेक्ट इन नेटवर्क, मतलब किसी नेटवर्क में टॉलरेंस का मतलब उतार चढ़ाव, उसके बारे में ये संकेत करता है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिपथ की कंटिन्यूटी के लिए किसका उपयोग करेंगे। देखो सर्किट दे दिया ना तो मेगर परिपथ में नहीं लगता है, मेगर तभी लगाते हैं जब सप्लाई ऑफ हो। तो नियॉन टेस्टर है जिससे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं, और कहते हैं कि वह बिंदु जहाँ वायरिंग में उपभोक्ता के टर्मिनल जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। वैसे तो इनको सर्विस मेंस बोलते हैं, सर्विस मेंस, लेकिन अब तो स्पष्ट ही दे रहा है कंज्यूमर टर्मिनल, यानी उपभोक्ता के सिरे। स्ट्रेसिस मोटर एक प्रकार की सिंक्रोनस मोटर है और स्ट्रेसिस हानि के सिद्धांत पर यह कार्य करती है। इसका रोटर कठोर क्रोमियम स्टील का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी प्रोक्योरमेंट के हिसाब से 5S क्या होता है। दोस्तों 5S जो है, सॉरी कौन सा निम्न में से सही है ये कहा गया है हमें। तो इसके लिए एक नियम होता है कि हमें 5E को अपनाना पड़ता है। देखिए अभी 5S इसलिए याद रह गया कि पहले हम लोग अभी S ऊपर पढ़ कर आए थे जो शॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्ड और सस्टेन था। अब इसमें करें कौन सा, इसके लिए भी कहते हैं कि 5E को अपनाया जाता है, जिसमें सिस्टम क्या चलता है, एजुकेशन, इंक्रेजमेंट, इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और इवोल्यूशन, ये 5 घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि निम्न में से कौन सा पैरामीटर जो है वो केबल का चयन करते समय ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए चालक धातु किसकी है, कॉपर है कि एल्यूमिनियम, कोर कितनी है, वोल्टेज ग्रिड कैसा है, इनको तो ध्यान देंगे, अर्थिंग पॉइंट की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द रिवर्स रिकवरी टाइम ऑफ डायोड इज ए पैरामीटर दैट डिसाइड, यानी किसी भी डायोड में रिवर्स रिकवरी समय जो है वो ये डिसाइड करता है कि डायोड की प्रचालन की गति कितनी तेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सोल्डरिंग जो अपन मटेरियल हटाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डिसोल्विक नाम से जानते हैं उनको, और मोस्टली जिंक होता है ये। अगला क्वेश्चन है कि सिंक्रोनस मोटर में वी कर्व किन के बीच होता है, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के बीच में होता है, यानी जैसे जैसे हम फील्ड धारा बढ़ाते जाते हैं तो आर्मेचर धारा घटती जाती है और एक टाइम के बाद में फिर बढ़ती जाती है, ऐसे वी आकृति में ये बनता है। अगला क्वेश्चन है समांतर क्रम में संयोजित एक RLC सोर्स मुख RLC नेटवर्क में नेपर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। दोस्तों नेपर फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि एक तरह की अटेन्यूएटर होता है। अटेन्यूएटर समझते हैं, प्रतिघात या किसी चीज़ में प्रतिबाधा या रोकने के जैसा होता है। ये डिपेंड करता है कि सर्किट कैसा है। अब इसमें जितने भी ऑप्शन है इनमें से मुझे इस ऑप्शन में मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि दिए गए ऑप्शन कोई भी इसमें सही नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इन्होंने अलग तरीके से भी लिख दिया, खैर होने को सही होगा, ये करेंगे बात। नेपर फ्रीक्वेंसी जब समांतर हो तब होती है 1/2 इंटू RC, और जब सीरीज हो तब होती है R/2L। ध्यान से समझिएगा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। समांतर है तब 1/2 RC और सीरीज अगर है तो R/2L होता है। अब अपना सर्किट क्या है, पैरेलल, तो 1/2 RC होना चाहिए था, ठीक है। अब इन्होंने देखिए कैसे उल्टा सीधा लिखा है इसको, भाई 2/4 RC है तो 2/4 को हम लोग हल करेंगे तो 1/2 ही आएगा ना, यानी 1/2 RC हो गया। तो हम इसमें ए ऑप्शन की ओर जाएंगे। कंफ्यूज कर तो दिया पूरी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमीटर के प्रतिरोध के बारे में। तो एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए, शुद्ध एमीटर है तो 0 भी होता है। अगला क्वेश्चन है किसी दुर्घटना की अप्रत्यक्ष लागत क्या होती है। देखिए अप्रत्यक्ष लागत का मतलब होता है कि जितने दिन वो श्रमिक घायल रहता है तो उस पर उपचार के लिए जो खर्चा लगता है वो तो लगा, लेकिन जितने दिन वो उपचाराधीन रहा उतने दिन वो काम भी नहीं कर पाया तो उस काम के बदले में तो कुछ प्रोडक्शन नहीं मिला, वो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। भी भुगतान की गई क्षतिपूर्ति डायरेक्ट में आएगी। उपचार के लिए धन हमने दिया, ये भी डायरेक्ट में ही आएगी। चोट के दौरान उपकरणों को भी नुकसान पहुंचा, ये भी डायरेक्ट में है। लेकिन चोट लगने के बाद वो श्रमिक काम भी नहीं कर रहा है, इतना खर्चा भी तो उस पर लग रहा है। अगला क्वेश्चन है अपना डीसी वोल्टेज सोर्स से संयोजित एक शुद्ध इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस, फ्रीक्वेंसी 0, XL का मान भी 0। डीसी पर कैपेसिटर ओपन सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है। कौन सी वायरिंग का प्रकार नहीं है? देखिए कैसिंग, कैपिंग, क्लीट और कंड्यूट वायरिंग है, ओपन कोई वायरिंग नहीं होती। और चुंबकीय फ्लक्स किसके द्वारा बनेगा? MMF द्वारा उत्पन्न होता है, चुंबक वाहक बल के द्वारा। SCR किस प्रकार की डिवाइस है? सेमी कंट्रोल डिवाइस है, अर्ध नियंत्रित है। क्यों? एनोड और कैथोड के बीच में हम रेटेड वोल्टेज देने पर भी ये स्टार्ट नहीं हो पाता है जब तक हम गेट वोल्टेज नहीं देंगे। और अगला क्वेश्चन है कि बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में कौन सा संबंध सही है। देखिए बाई स्टेबल का मतलब होता है दो स्थायी अवस्था, तो ये ट्रिगर ऑसिलेटर होता है। ट्रिगर का मतलब होता है कि ये दो में से किसी एक परिस्थिति में प्रचालित होगा, यानी या तो यस या फिर नो। मान लीजिए आउटपुट के लिए हम यूज करते हैं 5 वोल्ट और 0 पर इसको सेट करते हैं, तो ये अगर 5 वोल्ट होगा तो आउटपुट देगा, अदरवाइज इसकी आउटपुट कितनी रहेगी? 0। ऐसे सिस्टम को हम ट्रिगरिंग सिस्टम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मोटर की यांत्रिक दक्षता सही व्यंजक क्या है? मोटर में दक्षता होती है 3, वैद्युतिक दक्षता, यांत्रिक दक्षता, संपूर्ण दक्षता। सबसे पहले मोटर काम कैसे करती है? इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर, बदले में यांत्रिक शक्ति उत्पन्न, बदले में यांत्रिक शक्ति आउटपुट। तो वैद्युतिक शक्ति और उत्पन्न यांत्रिक शक्ति के बीच में जो होती है ये वैद्युतिक दक्षता, उत्पन्न यांत्रिक शक्ति और आउटपुट यांत्रिक शक्ति के बीच में होती है यांत्रिक दक्षता, इनपुट वैद्युतिक और आउटपुट यांत्रिक के बीच में होती है संपूर्ण दक्षता। तो अभी अपन से यांत्रिक दक्षता पूछा गया तो आउटपुट में यांत्रिक कितनी दी और कुल यांत्रिक कितनी उसने विकसित करी,
ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना, किसी स्टेपर मोटर में स्टेप का कोण 45 डिग्री है तो इसका रिजोल्यूशन स्टेप प्रति चक्र कितना होगा। यानी कितनी स्टेप में एक चक्र पूरा कर जाएगी। एक चक्र 360 डिग्री में बनेगा, 45 डिग्री का एक स्टेप में लेगी तो 8 स्टेप होंगे, यानी रुक रुक कर 8 बार स्टेप लेगी, एक चक्र पूरा हो जाएगा। अल्टरनेटर में संपूर्ण दक्षता कैसे निकालेंगे। अल्टरनेटर में दक्षता के लिए फॉर्मूला होता है आउटपुट बटे इनपुट, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बी उत्तर नहीं किया इसका। क्यों? इसलिए नहीं करते कि अल्टरनेटर या जनरेटर इसकी इनपुट यांत्रिक पावर होती है, यांत्रिक शक्ति की गणना करना संभव नहीं है। उसको कैसे निकालते हैं फिर, आउटपुट प्लस हानियाँ, क्योंकि ये इनपुट के बराबर होती है, इसलिए ए ऑप्शन रहेगा, आउटपुट बटे आउटपुट प्लस हानियाँ। अगला क्वेश्चन है, जूल के नियम से सही फॉर्मूला तो आई स्क्वायर आर टी होता है, धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध और समय के सीधे समानुपाती, और जूल में उत्पन्न होती है उत्पन्न ऊष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 66 किलोवोल्ट सप्लाई पर कौन सी केबल काम में लेंगे। भाई 66 केवी पर तो देखो स्क्रीन केबल ही आएगी, जो बड़ी केबलें होती है जैसे पिल्कस्टा पिल्क डटा केबल, वो काम में आएगी। लेड एसिड बैटरी में कितने सेल सीरीज में है 12 वोल्ट के लिए। कहते हैं कि लगभग एक सेल 2 वोल्ट का होता है लेड एसिड में, हालांकि 2.2 वोल्ट का होता है, तो लगभग 6 सेल श्रेणी क्रम में होंगे, तो 12 वोल्ट लेड एसिड हमें दे सकता है। वायरिंग की प्रणाली में कौन सा प्रयुक्त मानदंड नहीं है, यानी वायरिंग हम चूज कर रहे हैं तो लागत, दिखावट, सुरक्षा तो होगी। घर में रहने वाले व्यक्ति कितने हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वायरिंग पर। हीटर का एलिमेंट नाइक्रोम का होता है, निकिल और क्रोमियम की मिश्र धातु है, 80% निकिल 20% क्रोमियम होता है। हाँ, ये क्वेश्चन समझने वाला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, इस तरह की समीकरण जब कभी भी आ जाए तो आप लोग ध्यान रखें, साइन के पास लिखी गई वैल्यू हमेशा शिखर मान होता है, और आयाम जिसको इंग्लिश में एम्पलीट्यूड बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम शिखर मान भी है, यानी मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू या एम्पलीट्यूड, तीनों एक ही बात है। तो आयाम कितना बना इसका, 50 वोल्ट, साइन के पास लिखा होता 50 वोल्ट का ऑप्शन ही एक ही है, डी उत्तर होना है कि नहीं। फिर भी कोई बात नहीं, आइए दोबारा, इस टाइम के पास लिखा गया मान जो होता है, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, कोणीय फ्रीक्वेंसी, और ये 2πf के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2πf, यानी 2πf का मान कितना है 100। तो फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 100 में 2π का भाग दे देंगे, जब आप लोग डिवाइड करोगे तो उत्तर आएगा 15.9 हर्ट्ज। कितना उत्तर हो जाएगा, डी। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा होता कि इसका आरएमएस मान बताइए कितना है, तो हम क्या करते, इस 50 वोल्ट को 0.707 से मल्टीप्लाई कर देते, उत्तर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस में विद्युत डिस्चार्ज क्रिया कब प्रारंभ होती है, जब गैस उस माध्यम से प्रवाहित होती है तो होता है। दोनों फिलामेंट के बीच में जब गैस का प्रवाह होना शुरू हो जाता है तो डिस्चार्जिंग क्रिया शुरू हो जाती है। किस प्रकार की वायरिंग विश्वसनीय अच्छी नहीं है, टेम्परेरी वायरिंग की नहीं होती भाई, अस्थायी वायरिंग की, और इसमें अस्थायी कौन सी है, क्लीट वायरिंग, बाकी तीनों स्थायी वायरिंग के प्रकार है। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर को ऐसी सप्लाई दी तो क्या होगा, ये घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र नहीं बना पाएगी, मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होगी। बैटरी किस कंडीशन में हम कैसे पता कर सकते हैं, उसकी वोल्टेज से, उसकी कैपेसिटी से, उसकी दक्षता से। बैटरी चार्ज है, हाफ चार्ज है कि फुल चार्ज है। निम्न में से कौन सा सही है, किलोवाट बराबर KVA इंटू कोस थीटा होता है। कैसे, VI साइन थीटा, VI कोस थीटा वास्तविक शक्ति के लिए सूत्र होता है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, किलोवाट बराबर KVA इंटू कोस थीटा। और किलोवाट के लिए KVA के लिए किलोवाट अपॉन कोस थीटा होता तो वो भी कर देते। मेगर किसे मापने के लिए उपयोग में लेते हैं, अति उच्च प्रतिरोध नापने के लिए, मेगा ओम में प्रतिरोध नापने के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए हम काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू जितने भी उपकरण होते हैं सामान्यतः किस सप्लाई पर काम करते हैं, AC वोल्टेज पर वर्क करने के लिए बनते हैं। और पोटेंशियोमीटर में कितने सिरे होते हैं, हिंदी में इसको विभवमापी बोलते हैं, विभवमापी या परिवर्ती प्रतिरोधक बोल सकते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधकों में 3 सिरे होते हैं, फिक्स प्रतिरोधकों में 2 सिरे होते हैं। और ये अपना एक फिर न्यूमेरिकल आ गया
कि लैप वाउंड आर्मेचर है जिसमें 4 पोल शंट जनरेटर में फील्ड का प्रतिरोध आर्मेचर का प्रतिरोध क्रमशः 50 ओम और 0.1 ओम है। 100 वोल्ट 40 वाट वाले 60 लैंप को शक्ति प्रदान की गई। आर्मेचर धारा कितनी है? भाई शंट जनरेटर में आर्मेचर धारा के लिए फॉर्मूला होता है लोड करंट और शंट फील्ड करंट। अपने पास ना तो लोड करंट है ना शंट फील्ड करंट है। देखिए शंट फील्ड करंट के लिए फॉर्मूला होता है V/RSH। वोल्टेज कितनी दे रखी है सवाल में? 100। शंट फील्ड का रेजिस्टेंस कितना दे रखा है? 50 ओम। शंट फील्ड की धारा कितनी हो गई? 2 एम्पियर। यहाँ तक तो ठीक है। अब हमें चाहिए लोड करंट। लोड करंट के लिए फॉर्मूला होता है P/V। देखो वोल्टेज कितनी है? 100 वोल्ट, लेकिन पावर नहीं है। पावर इसने लोड बता रखा है कि 40 वाट के 60 लैंप है। कैलकुलेशन कर दो, उत्तर आ जाएगा 24 एम्पियर। लोड करंट कितनी आई? 24 एम्पियर। शंट फील्ड कितनी थी? 2, तो 24 और 2 कितनी हो गई? 26 एम्पियर। तो बस दोस्तों ये थे 75 क्वेश्चन इस 18 फरवरी वाले पेपर में। अगर क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एक भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा।